अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 9। खान, तुम्हारे यहाँ शादियाँ कैसी होती हैं? वो शॉपिंग करके अभी गाड़ी में बैठी थी, पाँव दुखने लगे थे। चल चल कर तो बाकी की शॉपिंग अगले चक्कर के लिए छोड़ दी, मगर सदीका भाभी जेवरात की दुकान पर थी और फरजीन और सायरा चाची अपने जूते देख रही थी। ऐसे में मलाहा ने कबीर का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। इंसानों की ही तरह होती है बीबी। मलाहा ने इसे हल्का सा घूर के देखा और चिढ़कर बोली, तो मैंने कब चिड़िया या कौवे की शादी के बारे में पूछा है? इंसानों की ही शादी का कह रही हूँ कि कैसे होती है। आप लोगों की जैसी होती हैं। वो गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देख रहा था जिधर से ताईजान और चची जान की वापसी की तवक्को थी। अंदाजा मलाहा को तड़खाने वाला था। वो खूब समझी। वैसे कबीर, तुम्हारे यहाँ सारे मर्द तुम्हारी तरह सड़ियल और चुप घने से होते हैं या कुछ बेहतर भी हैं? तब कर पूछा तो कबीर ने साख्ता हंसकर बैक मिरर से खफा खफासी मलाहा को एक नजर देखा। ज्यादातर तो आप ही की तरह है बहादुरनी। चलो शुक्र है तुम हंसते तो हो, वरना तो बिल्कुल मशीनी आदमी लगते हो। जी बीबी करते हुए मलाहा का मिजाज थोड़ा बेहतर हुआ था। वैसे मुझे बहुत शौक है तुम्हारा घर और तुम्हारे गांव देखने का। लो जी, कबीर के होंठ सकड़े। हंसने का इतना बड़ा ताउन। आप आगा जान के साथ आइए ना। आप लोगों की तो बहुत सारी जमीनें हैं, वहाँ फार्म हाउस है। मैं तुम्हारे गाँव और तुम्हारे घर की बात कर रही हूँ। मलाहा ने जोर देकर इस पर गोया इसकी अहमियत वाजिया की थी। वो चुप सा होकर विंडो स्क्रीन के पार देखने लगा। इसकी आंखों में सासियत और आजुर्दगी के सारे ही रंग उतरने लगे तो सामने शीशे में इसको देखती मलाहा आजुर्दा सी हो गई। हम गरीबों के घर कहाँ हुआ करते हैं मलाहा बीबी, बस चार दीवारी है और चंद मरला जमीन, वो अजुर्दगी से कहते कहते लब भींच गया, जैसे अगली बात कहने से खुद को सख्ती से रोका हो। वो भी क्या? वो बेचैनी से पूछने लगी। इतनी लाउबाली नहीं थी जितनी की लगती थी। कुछ नहीं, यूं ही कहा। वो फिर हवास में लौटा। बेवकूफ मत बनाया करो कबीर खान, वो बिगड़ी, मुझे बनाने की क्या जरूरत है भला? वो सादगी से बोला तो मलाहा बल खाकर रह गई। तुम्हारा मतलब है कि मैं बनी बनाई बेवकूफ हूँ? गर्रा कर पूछा तो वो घबरा सा गया। मैंने कब कहा? इससे कम भी नहीं कहा कुछ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन का। वो बिगड़ कर बोली तो कबीर का दिल चाहा कानों को हाथ लगा ही ले, मगर फिर मजीद बात बिगड़ने का अंदेशा था, सो इस चाहत को किसी और वक्त के लिए टाल दिया था। कबीर ने आवाज बुलंद शुक्र अदा किया। जब फरजीन, ताईजान और चची जान शॉपिंग बैग से लदी हुई आती दिखाई दी तो वो जल्दी से सामान इनके हाथों से लेकर गाड़ी में रखने लगा। मलाहा अपनी जगह तलमलाकर रह गई। उफ, तोबा, थक गए आज तो। ताईजान और चची जान का मुश्तरका तबसरा था जिससे फरजीन को सख्त इख्तलाफ हुआ। लो, शॉपिंग से बंदा थकता है भला या खुश होता है? ओफो, मुझे अपनी सी ग्रीन सूट के साथ जूता मिल ही गया। आई एम सो हैप्पी। तुम्हें क्या हुआ? इसने बेजार बैठी मलाहा की पसली में टहोका दिया तो वो इसे घूर कर रह गई। इसको सूट के मैचिंग बंदे जो पसंद नहीं आए, इसलिए मुंह बना होगा। अगली सीट पर से ताईजान का तबसरा नशर हुआ था। तो ये कौन सी छोटी बात है? मलाहा जुर्दा सी बाहर देखने लगी। इसके दिल का मौसम ऐसे ही था, खजा ज़दा, उदास सा। अंतर ही अंतर करते हुए सोचा, अक्सर दिल इन्हीं के पीछे भागता है जो आपकी जरा सी भी कदर नहीं जानते। लड़कियों की तो आदत होती है, जरा जरा सी बात पर दिल टूट जाता है इनका। चची जान मुस्कुराई। नाजुक दिल जरा जरा सी बात पर टूट जाया करते हैं अम्मी हजूर। बड़ी बड़ी बातें तो हौसले से बर्दाश्त हो जाती हैं। दरअसल इन्हें बड़े पते की बात की थी। मलाहा ने बेख्तियार नजरें उठाकर सामने शीशे में देखा तो कबीर से निगाह मिल गई। वो नजर चौड़ाकर विंडो स्क्रीन के पास देखने लगा। इनके माबीन अनकही का जो हिजाब था वो इसे बेकरार ही रखना चाहता था। तभी वो मलाहा की बेसाख्तगी और कुछ कहती बोलती आंखों से नजरें चुराए रहता था। पार्लर से अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने। 2 हफ्ते पहले सेशन शुरू होगा। महर महीने में इत्तला कर रही थी। तज़ईन ने पूरा मुंह रिसाले में घसेड़ लिया जैसे इसका किसी से कोई ताल्लुक ही ना हो। 2 हफ्ते ही तो रह गए हैं आपी, मलाहा ने बेसाख्ता कहा। वही तो, कल से जाना शुरू करूंगी, तभी शादी के दिन तक कुछ रौनक आएगी चेहरे पे। महरमा शरारत से मुस्कुराई। ओहो, तलाल भाई का नाम अभी लूंगी आपके सामने तो अच्छी खासी रौनक आ जाती है आपके मुंह पर। फरजीन ने इसे छेड़ा तो वो वाकई सुर्ख हो गई। माशाअल्लाह, वैसे ही बड़ी रौनक है मेरी बेटी के चेहरे पे। ताईजान आजकल महरमा पर खसूसी लाट लाती रही थी। तज़ईन ने एक झटके से रिसाला बंद करके मेज पर रखा और उठकर वहीं से चली गई। सब ने फितरी हैरत से एक पल के लिए रुक कर इसे देखा। ताईजान ने सर झटकर महरमा को देखा, जैसे नजरों से इशारा किया था। और महरमा तो काफी अरसा से तलाल के लिए तज़ईन की पसंदीदगी से वाकिफ थी। महज अफसुर्दा सी होकर रह गई।
क्या बात है, तुम क्यों सुबह से मुंह बनाकर फिर रही हो? रात लॉन में टहलते हुए फरजीन ने मलाहा को पकड़ ही लिया। क्या वजह हो सकती है भला? वो अफसुर्दा थी। फरजीन संजीदगी से बोली, तुम बेवकूफ़ हो, तुमने दिल लगाया ही गलत जगह पर है। मोहब्बत सोच समझ कर करने वाली चीज़ है फरजीन, ये तो खुद ब खुद हो जाने वाला काम है। मलाहा ने आह भरी थी। आगाजन के बारे में सोचा होता तो ये काम खुद ब खुद ना होता, फरजीन ने चिढ़कर कहा। माना कि बंदा बहुत हैंडसम है, मगर है तो मुलाजिम ही ना। वो मुलाजिम नहीं है फरी, आगाजान के दोस्त का पोता है। कभी वो भी वक्त था कि इनके पास भी एकड़ों ज़मीन थी। हालात इन्हें इस नहज पर ले आए कि इन्हें आगाजान के पास नौकरी करना पड़ी। और कबीर को आगाजान बड़ी अहमियत देते हैं। पता नहीं वो खुद को तसल्ली दे रही थी या फिर इसे सिर्फ अहमियत ही देते हैं। दामाद वाला मुकाम तो नहीं दे सकते ना। फरजीन हकीकत पसंद थी। मोहब्बत न करने वाले हकीकत पसंद ही हुआ करते हैं। पड़ता तो इनकी अकल पर पड़ता है जो महर मोहब्बत में गोताजन होते हैं। तुमने सोचा नहीं कि आगे क्या होगा? फरजीन को इसकी बेबसी सी कैफियत पर तरस आया। कबीर तक तो जानता नहीं कि तुम किस रास्ते पर तन्हा चलती जा रही हो। जानता है फरी, सब जानता है, तभी तो मेरी आंखों में देखता नहीं, मलाहा ने तिकन से कहा। हाँ, शरीफ तो बहुत है, फरजीन मुस्कुराई। क्या फ़ायदा इस शराफत का जो आपको मोहब्बत का एतराफ़ ना करने दे? मलाहा सुलगी। फरजीन ने सोचती है नजरों से इसे देखा। फिर भी मलाहा कुछ तो सोचा होगा ना। बिलफर्ज कबीर को भी तुमसे मोहब्बत हो जाती तो फिर क्या करोगे तुम लोग? आगाजान को कैसे मनाओगे? उफ, मलाहा ने जैसे फर्ज करके मजा लिया। बच्चों की तरह मुठियां भींजी। पहले मुझे इस बात की खुशी तो महसूस कर लेने दो कि इसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई है। फरजीन ने माथे पर हाथ मारा। पागल हो बिल्कुल। कोई भी काम करने से पहले इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, मगर मोहब्बत में सिर्फ पॉजिटिव पहलू देखे जाते हैं। वो मुतमईन थी। कबीर बेवकूफ़ नहीं है। वो जानता है तुम जिन राहों पर चल रही हो, मगर वो अपने मुकाम से वाकिफ़ है अच्छी तरह। फर्जी ने हकीकत बताई। वो वाकई सच्ची थी। वो कमी नहीं है फरी, आगा जान के दोस्त का पोता है। वो जोर देकर बोली। मगर आगा जान इसे मुलाजिम ही समझते हैं मलाहा। तुम आगा जान के नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। कोई नहीं, पूरे घर में 10 साल से दिन दर्राता फिर रहा है। आगा जान ने कभी एतराज़ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इन्हें कबीर पर मुकम्मल भरोसा है। फरजीन चलती हुई इसके आगे खड़ी मलाहा को रोक बैठी। तुम्हारा नहीं ख्याल कि कबीर इनके भरोसे को टूटने नहीं देगा? जब मोहब्बत हो जाए तो सौ दोजियां नहीं देखा करते फरी, जो होगा देखा जाएगा। वो मुतमईन थी। फरजीन गहरी सांस भरती फिर से इसके साथ चलने लगी। दोनों हम कदम थी, मगर दोनों की सोचें अलग अलग सिमतों में महवे परवास थी। उसने पार्लर के सामने उतरकर कबीर को वापसी का टाइम दिया और पार्लर में चली गई। कबीर गाड़ी रिवर्स कर रहा था जब इसका मोबाइल बजने लगा। इसने देखा मोहर की कॉल थी। वो गाड़ी रोककर कॉल अटेंड करने लगा। कहाँ हो तुम? मैं अभी महर बीबी को पार्लर लेकर आया हूँ। छोड़ दिया उसे तो जरा ऑफिस का चक्कर लगा लो, आज सामान की लोडिंग हो रही है। मैं आउट ऑफ सिटी हूँ तो तुम जहाँ जेब साहिब के साथ मिलकर देख लेना और बुकिंग नोट कर लेना, मोहद ने कहा। वो कुछ अरसे से ये काम कबीर से ले रहा था। 1 घंटे बाद महर बीबी को पार्लर से लेना भी है मुझे, कबीर ने इसे बताया। बस इतनी ही देर का काम है, तुम आसानी पहुंच जाओगे, मोहद ने इसे तसल्ली दी। चलें ठीक है, मैं फैक्ट्री पहुंचता हूं। कबीर ने आमादगी जाहिर करते हुए रिवर्स करके गाड़ी पार्किंग से निकाल ली और फैक्ट्री के रास्ते पे चल दिया। एन उस वक्त जब कबीर की गाड़ी सड़क का मोड़ मोड़ी, उसी वक्त उसी मैको मॉडल की गाड़ी पार्लर के सामने आकर पार्किंग में रुक गई। मगर इसमें ड्राइवर कबीर नहीं था। वो लंबा तड़ंगा सा शख्स, खुश शक्ल भी था, वो खुश लिबास भी। वो मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम देखने के बाद सीट पर मुतमिन होकर बैठ गया, जैसे किसी के इंतजार में हो। पार्लर के बाहर इंतजार। कबीर जैसी गाड़ी के ड्राइवर के हर अंदाज से बहुत सुकून और तुमानियत झलकती थी, जैसे वो अपने हर मंसूबे के बारे में पूरी यकीन हो। महरमा दिए हुए टाइम पर पार्लर से बाहर निकली तो सामने ही पार्किंग में गाड़ी दिखाई दे गई। शाम के साथ डलने लगे थे। इसने मोबाइल वापस बैग में डाला जो कबीर को कॉल करने के लिए निकाला था। वो 10-15 मिनट पहले ही फारिग हो गई थी। ख्याल यही था कि शायद कबीर अभी ना पहुंचा हो। बाज़ औक़ात इंसान को कैसे सही ख्याल आते हैं, जैसे कोई इल्हामी कैफियत। मगर शाम के गहरे पड़ते साए में भी इसने पहली ही नज़र में गाड़ी को देख लिया था और तेज तेज कदमों से गाड़ी की तरफ चलने लगी। चेहरा हल्के से नकाब की जद में कर लिया। वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की अंदरूनी लाइट वक्ती तौर पर जलकर दरवाज़ा बंद करते ही बुझ गई। गाड़ी मेन रोड पर आकर रुक गई। महरमा ने सीट से टकाकर आंखें मूंद ली तो छम से तलाल का सरापा बंद आंखों से पीछे उतर आया। 2 हफ्ते। इसे तलाल की जिंदगी में शामिल होने के लिए 2 हफ्ते का इंतजार था। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी कि अचानक गाड़ी को लगने वाले झटकों ने इसे डिस्टर्ब किया। गाड़ी ध्यान से चलाओ कबीर, रोड खराब है शायद, इसने ऊंची आवाज में कहा।
कहा। कबीर कुछ नहीं बोला था मगर झटके बदस्तूर जारी रहे। महरमा को ख्याल आया, आते हुए तो कोई सड़क ऐसी नहीं थी जहाँ से वो गुजरे हों, वो ऐसे झटके लगे हों। इसकी आंखें पट से खुली। उसी वक्त गाड़ी रुक गई थी। क्या हुआ कबीर? महरमा ने हाथ बढ़ाकर गाड़ी की अंदरूनी लाइट ऑन की। उसी वक्त पिछला दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठा तो महरमा की बेइख्तियार चीख निकल गई। वो मजबूत तनतोश की कोई औरत थी जिसने इसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर हाथ में पकड़ा बेहोशी की दवा में डूबा रुमाल इसके मुंह पर रख दिया तो जरा सी मजाहमत के बाद ही महरमा का ज़हन तारीखों में डूब गया। काम हो गया साहिब, इस औरत ने ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को बताया तो इसके होंठों पर मुतमिन सी मुस्कुराहट फैल गई। इसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हुए गाड़ी की अंदरूनी लाइट फिर से ऑफ कर दी। महरमा अफंदी अपनी जिंदगी अपनी महवर से निकल गई थी। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो दोनों हाथों को कमर के पीछे मजबूती से टेप के साथ बांधा गया था। होश में आते ही वो खौफसदा सी चीखने लगी और तब खामोशी हुई जब दरवाजा खुलने और चट की आवाज के साथ लाइट जलाए जाने का एहसास हुआ। कौन है? इसके अहसाब जागे। किसी ने इसकी आंखों पर बंधी पट्टी को खोला और फिर उतार दिया। तेज रोशनी इसकी आंखों पे पड़ी तो इसने आंखें मैच ली। फिर एकदम से आंखें खोलकर देखा तो लर्ज सी गई। बेइख्तियार सिमटकर पीछे को हटी और दीवार के साथ लग गई। लंबा तड़ंगा खुश शक्ल सा आदमी महरमा को देखा वाला सा लगा मगर फौरी तौर पर याद नहीं आया कि इसे कहाँ देखा है। फिलहाल तो यही दहशत सवार थी कि वो अगवा कर ली गई। तुम कौन हो? मुझे कौन लाया है यहाँ? इसने सूखे हलक के साथ पूछा। वो इसकी तरफ थोड़ा सा झुका तो महरमा के मुंह से बेख्तियार हल्की सी चीख निकल गई। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नुमैर वकार अफंदी, नाम तो सुना होगा। महरमा के सर पर जैसे किसी ने पहाड़ तोड़ दिया। वो फटी निगाहों से इसे देखती रह गई। दिमाग यकलख्त से घूम कर रह गया था। महरमा के असाब थट रहे थे। ये नाम? इस नाम से अफंदी हाउस वाले नावाकिफ नहीं थे। वो सदीका बेगम ने तो बतौर खास सब बच्चों को वकार अफंदी और जरनिगार की रंगीन कहानी कई बार सुनाई थी। इसने सनसनाते दिमाग के साथ एक दबेज धुन को अपने इर्द गिर्द फैलते महसूस किया और दोबारा से हवास खो बैठी। मोहत वक्त पर लौट आया था। कबीर सामान लोड करवाकर निकल ही रहा था, इसलिए मोहत की गाड़ी इसके पास से गुजरी तो वो रुका नहीं, बस इसे देखकर हाथ हिला दिया और साथ ही ओके का इशारा किया। वक्त देखा, वो तेजी से गाड़ी भगाता हुआ पार्लर के बाहर पहुंचा। महरमा के दिए गए वक्त से 10 मिनट ही ऊपर हुए थे। पार्किंग में गाड़ी लगाकर इसने महरमा को कॉल की। दूर, कहीं बहुत दूर घंटी बज रही थी मगर इस कॉल को अटेंड करने वाली होशो हवास बेगाना थी। एक बार, दो बार, तीसरी बार, इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ बंद आने लगा। कबीर उलझन का शिकार हुआ। अगर महरमा पार्लर में ही थी तो कॉल अटेंड ना करने की वजह कहीं घर तो नहीं पहुंच गई। इससे पहले का वाकया याद आया जब वो मोहत के साथ थी और घर में इसकी दंडियाती मची हुई थी। गहरी सांस भर के इसने सोचा कि किसको फोन करे जहां से इसे असल सूरत हाल पता भी चले और पूरे घर में हलचल भी ना मचे। और ऐसा बंदा, इसके जहन में मलाहा की शबी लड़ाई। इसने नफी में सर हिलाया और फिर फोन इंडेक्स में जाकर तज़ीन का नंबर सामने आया। इन्फॉर्मेशन तो इनसे भी वही मिलेगी जो मुतमईन होकर दूसरी तरफ जाती फोन की घंटी सुनने लगी। दूसरी तरफ तज़ीन ने भी हैरान होते हुए देखा कि कबीर की कॉल अटेंड की कि कभी इन्हें पिक करने के सिलसिले में पड़ने वाली ज़रूरत के अलावा कबीर ने किसी को कॉल नहीं की थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तज़ीन बीबी, मैं महर बीबी को पार्लर से पिक करने आया हूँ मगर वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही, कबीर ने मोहतात लफ्ज़ों में बताया। तो महरमा का तो नाम ही इन दिनों जहर लग रहा था। तज़ीन ने काट खाने वाले अंदाज में पूछा तो वो गड़बड़ाई। मैंने सोचा शायद वो घर वापस आ गई हूँ। घर तो नहीं आई, अभी ताईजान कह रही थी कि महरमा आ जाए तो चाय इसके साथ ही पिएंगे। अंदाज धीमा मगर तीखा सा था। तज़ीन को वैसे तो महरमा के आने जाने की खबर रखने का कोई शौक नहीं था मगर ये बात इसे ताईजान के हवाले से याद आई। लेकिन अब इनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। मुझे यहाँ 10 मिनट हो गए हैं। इनके दिए टाइम से आधा घंटा ऊपर हो चुका है, बस 10 मिनट ही लेट था मैं। वो बेचारगी से बोला। अब भला खानज़ादा पार्लर से महरमा को कैसे बरामद करता? तुम कहाँ थे? अब वो चाहे रिक्शा लेकर घर आ रही हो, पता तो है इसकी जल्दबाजियों का। वो तंग कर बोली। मजबूरन कबीर को वजाहत करनी पड़ी। मुझे मोहत साहिब ने फैक्ट्री बेचा हुआ था काम के सिलसिले में, वो खुद शहर से बाहर थे। तो अक्लमंद शख्स पार्लर के बाहर डोर बेल भी होती है, वो बजाओ। वॉचमैन से कहो कि वो अंदर से महरमा अफंदी को बुला दे, तज़ीन ने जब्त करते हुए कहा और फोन बंद कर दिया। कबीर ने जरा आगे झुक कर देखा। वाकई पार्लर के बाहर गनमैन मौजूद था। वो गाड़ी से नीचे उतरा और इससे अगले लम्हात कबीर के लिए बहुत परेशान कुन थे। महरमा अफंदी की आज अपार्टमेंट थी मगर वो अपने काम से 5-10 मिनट पहले ही फारिग होकर चली गई थी। गार्ड ने आकर वो इतला दी जो इसे पार्लर के अंदर से मसूल हुई थी। कबीर की पेशानी चमक उठी। अगर वो ये भी फर्ज कर लेता कि महरमा पार्लर के बाहर इसे मौजूद ना पाकर खुद घर चली गई होगी तो भी इससे गुजरे आधे घंटे में इसे अफंदी हाउस में मौजूद होना चाहिए था। मुश्किल 5 मिनट लगते थे रिक्शे में घर जाते हुए। अब इसने ताईजान को कॉल की। मलाहा के नंबर पर इसके हाथों में खफीफ सी लर्जिश थी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो तुम्हारे साथ गई थी और तुम्हारे
साथ ही आना तय था। वो बेवकूफ़ है जो निकल जाती है अकेले ही। ताईजान इस पर बरस पड़ी थी। तस्ईन ने मायनी खेस नजरों से माँ को देखा। पार्लर के अंदर जाकर पता करो, वहीं होगी। इन्होंने कबीर को अच्छी खासी सुनाकर लाइन ड्रॉप कर दी। क्या पता किसी और के साथ चली गई हो ताईजान। इस रोज अलहमरा से भी तो वैसे ही गई थी मोहतरमा। तस्ईन ने बज़ाहिर बड़ी सादगी से कहा, मगर इसका तंज ताईजान को अच्छी तरह महसूस हुआ। अपने दामाद को फ़ोन करें, क्या पता दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए हों। सायरा चाची बज़ाहिर बड़ी हमदर्दी से बोली थी। ताईजान का खून था कि उबाल खाता था, मगर सिचुएशन ऐसी थी कि किसी का मुंह नहीं तोड़ सकती थी जब तक कि महरमा का पता ना चल जाता कहीं। इतनी लापरवाह तो नहीं थी। मैं पूछती हूँ तलाल से, मलाहा फ़ोन तो मिला दो ज़रा। इनके असाब तने हुए थे और ये तज़ीन और सायरा चची के तंज़ो इस्तहाज़ा का ही एजाज़ था कि इन्होंने 2 हफ्ते बाद बाकायदा दामाद बनने वाले शख्स से नरमी और एहतियात से बात करने की बजाय इसके सलाम का जवाब ही बड़े थिके अंदाज में दिया। फिर बड़े लुटमार अंदाज में बोली, महरमा कहाँ है? जी क्या मतलब आंटी? वो गड़बड़ाया। वो पार्लर गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची। वो बमुश्किल तहम्मुल से बोल सकी थी। आती ही होगी आंटी, ऐसी जगहों पर देर सवेर हो जाया करती है। वो इनकी परेशानी को महसूस करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बोला, मगर अलहमरा वाले वाकया को याद करते हुए ताईजान को यही शक था कि कहीं आज भी वो जिद करके महरमा को साथ न ले गया हो। देखो बेटा, ये मजाक की बात नहीं है। इस रोज भी इसका मोबाइल ऑफ आ रहा था, आज भी ऑफ है। अगर वो तुम्हारे साथ है तो साफ बताओ। वो कदरे साइड पर चली आई और दहशत लहजे में बोली। अब की बार तलाल को भी हद का एहसास हुआ। कैसी बातें कर रही हैं आंटी? अगर वो मेरे साथ होती तो मुझे वाला आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? इस दिन भी वो आपको बताकर ही लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। इसकी बात सुनकर ताईजान का जहन साए साए करने लगा। तो फिर महरमा कहाँ थी और जिसे ये बात छुपानी चाहिए थी, नादस्तगी में इसी को सबसे पहले बता दी। मैं पता करता हूँ कौन सा पार्लर। इनकी एकदम से चुप वाली कैफियत ने तलाल को मुतफक्किर कर दिया, तो वो जल्दी से बोला। इन्होंने मरे मरे अंदाज में पार्लर का नाम बताया। इनका दिल जो से उठा गहराई में उतर रहा था आहिस्ता आहिस्ता। ओके, मैं पता करके बताता हूँ आपको। तलाल ने फोन बंद कर दिया। इन्हें डाइनिंग के पास साकत खड़े देखकर मलाहा इनके पास आई। क्या हुआ अम्मी? तलाल भाई के साथ हैं आप ही? इसने उम्मीद भरे दिल के साथ पूछा, मगर इनका नफी में हिलता सर देखकर दिल डूब सा गया। अब्बू को बताओ, कबीर ने भी कॉल नहीं की। इसका मतलब है कि इसे भी कुछ पता नहीं चला। वो बेदम सी डाइनिंग चेयर पर देर हो गई। सुनामी की पहली लहर आफंदी हाउस की दीवारों से आन टकराई थी। जानने के लिए देखते रहिए इन्फो विद अनम ख्वाब शीशे का।